Drill, baby, drill. वंस ट्रम्प इज इन, फिर पूरी दुनिया उसकी पॉलिसीज किसी न किसी फॉर्म में फॉलो करती है। जब ट्रम्प बोलते हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, इसका मतलब ज़्यादा फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन, यानी कि ज़्यादा तेल, ज़्यादा कोयला, ज़्यादा गैस। इसका मतलब ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा तबाही। आई वोंट से दैट पेरिस एग्रीमेंट हैज़ ऑलरेडी फेल्ड, वी स्टिल हैव सम होप। पाकिस्तान में तबाही देखी है हमने, कश्मीर में देखी है हमने, राजस्थान में देखी है, बांग्लादेश में, श्रीलंका में। हरजीत, बहुत शुक्रिया आपको। COP29 के बाद इस्लामाबाद में देख के बहुत खुशी हुई। तो आपका कैसा टाइम गुजर रहा है इस्लामाबाद में? बहुत बढ़िया, शुक्रिया इस कॉन्वर्सेशन के लिए। और बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, इट्स वेरी वार्म। और बहुत सारे पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिला और आई ऑलवेज एंजॉय कमिंग बैक टू पाकिस्तान। सो व्हाट आर यू डूइंग पाकिस्तान में आप अभी? व्हाट आर यू हियर फॉर? सो जो डॉन मीडिया ने और अपने पार्टनर्स के साथ मिल करके जो ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस करी है, जिसमें बहुत सारे साउथ एशिया के लोग भी आए हैं, सो वो जो कॉन्वर्सेशन हो रही है मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी कॉन्वर्सेशन है कि किस तरह से हम ना कि सिर्फ पाकिस्तान बट पूरे रीजन को साथ लेके चलें अगर हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना है। और क्राइसिस है, हम उसको क्लाइमेट इमरजेंसी कह रहे हैं, और जो कि सच है। हमने देखे हैं किस तरह से डिज़ास्टर्स बढ़ रहे हैं। हमने पाकिस्तान में तबाही देखी है, हमने कश्मीर में देखी है, हमने राजस्थान में देखी है, बांग्लादेश में, श्रीलंका में। सो सब तरफ पूरे रीजन में और पूरी दुनिया में जिस तरह से डिज़ास्टर्स बढ़ रहे हैं, तो हमें साथ मिल के काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा रिट्रोस्पेक्टिव जाते हैं, बल्कि सबसे जो रीसेंट बड़ी एक्टिविटी हुई है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का वापस जीतना, और उसका फिर पूरी दुनिया पे जो असर है। 2016 में भी हमने देखा था कि कैसे वंस ट्रम्प इज़ इन, फिर पूरी दुनिया उसकी पॉलिसीज़ किसी न किसी फॉर्म में फॉलो करती है। आगे ही पेरिस एग्रीमेंट से वापस रिवर्सल कर लिया, ड्रिल बेबी ड्रिल बोला उन्होंने कि फॉसिल फ्यूल्स करो। तो हाउ डू यू सी के अभी क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज के जो इतना काम हुआ था उसको, हाउ मच ऑफ इट विल बी डिसरप्टेड एंड हाउ मच ऑफ इट विल कंटिन्यू? मैं कहूँगा हालात बहुत मुश्किल हैं, इसलिए क्योंकि अगर आप देखें टेम्परेचर बढ़ रहा है। हम इस वक्त पिछले 12 महीनों से 1.6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हैं कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल एरा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ उससे पहले जो टेम्परेचर था और अब में। तो जो हम डिज़ास्टर्स देख रहे हैं बढ़ते हुए, वो इस टेम्परेचर की वजह से है। और जो ये टेम्परेचर बढ़ा है उसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग है, और ग्लोबल वार्मिंग जो हुई है वो फॉसिल फ्यूल से हुई है। तो जब ट्रम्प बोलते हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, इसका मतलब ज़्यादा फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन, यानी कि ज़्यादा तेल, ज़्यादा कोयला, ज़्यादा गैस। इसका मतलब ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा तबाही। तो उसका जो रिलेशनशिप है फॉसिल फ्यूल के साथ में वो बहुत क्लियर है। और अमेरिका इस वक्त का टॉप फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसर है, और उसके ये बाइडन के एरा में हुआ है। ये कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आज ट्रम्प कर रहे हैं वो कुछ नया है, वो ज़्यादा होने वाला है। और ये पिछले कई सालों से, चाहे वो रिपब्लिकन्स हों चाहे वो डेमोक्रेट्स हों, उनकी क्लाइमेट पॉलिसी अच्छी नहीं रही है। इस बात को समझना ज़रूरी है, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ। और ट्रम्प इसमें इसको और ख़राब करने वाले हैं ज़्यादा फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन करके। और उससे जुड़ी बात ये भी है कि उनका पेरिस एग्रीमेंट से बाहर अमेरिका को लाना, मतलब अब अमेरिका कोई भी क्लाइमेट फाइनेंस नहीं देगा, जो कि हम जैसे मुल्कों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने आप वो सारा एक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अमेरिका का बाहर जाना कई लेवल्स पे बहुत ही ख़राब है। बहुत सारे देश ये एक्सक्यूज़ देंगे कि जब अमेरिका नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें। मैं अमीर देशों की बात कर रहा हूँ, और गरीब जो देश हैं वो भी हतोत्साहित होंगे, उनका भी मोटिवेशन लेवल नीचे जाएगा। वो कहेंगे कि हम कैसे करें, तो ठीक है जो हमारे पास है, चाहे वो कोयला हो चाहे तेल हो, हम उसी पर डिपेंड होंगे। तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर आएगा। तो एक तो ट्रम्प यूएस के अंदर तो ड्रिल बेबी ड्रिल के नाम से अभी पूरे इमरजेंसी लगा के फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है, बट साथ ही हम जब देखें तो यूरोप है जो उसको फॉलो कर रहा है। नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं पे जिस तरह से वो एग्रेसिव थे क्लाइमेट चेंज को लेके, वो एग्रेशन हमें थोड़ी सी कम नज़र आ रही है, वो मोटिवेशन कम नज़र आ रही है। तो ग्लोबली कितना इम्पैक्ट होगा ट्रम्प के आने से? और ये क्या 4 साल बाद जब ट्रम्प जाएगा तो रुकेगा, या आपके ख्याल में ये इम्पैक्ट थोड़ा सा इस बार लंबा होगा? देखिए, जो आपने यूरोप के बारे में कहा, समझना ज़रूरी है कि यूरोप में काफ़ी सारे राइट विंग गवर्नमेंट्स आ रही हैं जो कि अलाइन करती हैं ट्रम्प के साथ में, जो 2016 में नहीं था। बल्कि 2016 में जो यूरोपियन कंट्रीज़ का जो रिस्पांस आया था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका नहीं कर रहा है तो हम लोग करेंगे, और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम
क्लाइमेट एक्शन बढ़ाएं अपने अपने मुल्कों में। इस बार हमने ये तो सुना है, वो कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो पेरिस एग्रीमेंट में हैं, लेकिन वो वॉइसेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और हम ये भी देख रहे हैं जो भी वॉर्स चल रही हैं उसका भी इम्पैक्ट है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस यूरोप में भी ऊपर गए हैं। तो वो बहुत केयरफुल हैं इस बार इस अपने क्लाइमेट कमिटमेंट को दिखाने में। इसका मतलब ये है कि जो लीडरशिप हम यूरोपियन यूनियन से एक्सपेक्ट कर रहे थे अमेरिका के हटने के बाद में, वो हमें उतनी स्ट्रांगली नहीं दिखेगी जितना हम सोच रहे थे। और उससे बड़ा मुद्दा ये भी है कि एक तरफ वहाँ एमिशंस उतनी तेज़ी से कम नहीं होंगे, और जो फाइनेंस ज़रूरी है हम जैसे मुल्कों के लिए, ताकि हम लोग भी फॉसिल फ्यूल से दूर जा कर के क्लीन एनर्जी की बात कर सकें, ज़्यादा सोलर, ज़्यादा विंड, वो भी नहीं होने वाला है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। और जो आपने कहा कि क्या 4 साल के बाद चीज़ें आसान होंगी, हम ऊपर वाले से कह सकते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि सवाल सिर्फ ट्रंप का आना नहीं है, ट्रंप का बहुत ही ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ वापस आना। पहली बार ट्रंप का टर्म एक्सीडेंटल कहा जा सकता है, इस बार नहीं कहा जा सकता। और अगर रिपब्लिकन्स इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं पॉलिसीज़ में, अगली बार भी अगर वो आते हैं तो तब हालात बहुत ही ख़राब होंगे। ये हमारी चिंता है। थैंक यू। सो 1.6 पे हम पहुंच गए हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। तो इन हालात में अगर ऐसे जाएगा तो वैसे क्या फोरकास्टिंग है, क्या प्रोजेक्शंस हैं कि 1.1 डिग्री का बढ़ना तो बहुत कैटास्ट्रॉफिक है पूरी दुनिया के लिए। सो क्या प्रोजेक्शंस हैं वैसे अगले 10-20 सालों को लेके, अगर हम कंट्रोल नहीं कर सके, अगर फाइनेंस नहीं आया, ग्रीन ट्रांजिशन नहीं हो सकी, सो वेयर आर वी हेडिंग देन? देखिए, पेरिस एग्रीमेंट का जो टारगेट था वो पहले तो 2 डिग्री कहा जा रहा था, लेकिन जो प्रेशर पड़ा उसमें ये हुआ कि वी विल स्ट्राइव टू स्टे बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस। मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमने ऐसा नहीं है कि पेरिस एग्रीमेंट हैज़ फेल्ड एंटायरली, क्योंकि वो हम देखते हैं टेम्परेचर जब काफ़ी सालों तक बढ़ता है तो ये टेम्परेरी हो सकता है और इसको नीचे लाया जा सकता है अगर हम एमिशंस को कम करना शुरू करें। तो आई वोंट से दैट पेरिस एग्रीमेंट हैज़ ऑलरेडी फेल्ड, वी स्टिल हैव सम होप, लेकिन डेफिनेटली हालात बहुत नाजुक हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे जुड़े हैं ज़्यादा साइक्लोन्स, फ्लड्स, ड्राउट इंसिडेंसेस, वाइल्ड फायर्स, राइजिंग ऑफ सी लेवल्स, इन सब का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। और हम अब हमारे जो मुल्क है, देखिए कितनी बड़ी कोस्ट लाइन है हमारी, तो जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रह रहे हैं, जो पूरी इकॉनमी है, उस पर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लोगों का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, और हमारी इकॉनमी में अगर नुकसान होगा तो हम उसको कैसे रिकवर करेंगे? जो हमको डेवलपमेंट में आगे जाना चाहिए, बल्कि जो डेवलप हो चुके थे, जिनके पास जो गरीब नहीं थे, अब वो दोबारा से गरीब हो रहे हैं क्योंकि उनका घर टूट रहा है और लाइवलीहुड तबाह हो रहा है। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि डिज़ास्टर्स उसके साथ साथ बढ़ रहे हैं और हमारी कैपेसिटी नहीं है उनको डील करने के लिए। अच्छा, एक इसी से लिंक सवाल है कि ओके, वी टॉक्ड अबाउट यूएस, वी टॉक्ड अबाउट यूरोप, हाउ इज़ चाइना डूइंग व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज या इसको टैकल करने के लिए? सो इट्स मिक्स्ड, आई वुड से। ऑन वन हैंड हमने देखा है कि चाइना ने सोलर एनर्जी में रेवोल्यूशन लाया और ये हमको रिकॉग्नाइज़ करना होगा। चाइना पे सब लोग सवाल उठाते हैं, वो इसलिए क्योंकि चाइना इस वक्त सबसे बड़ा पोल्यूटर है, अमेरिका से भी बड़ा, नंबर 1 पर है। लेकिन चाइना ने जो सोलर पे इन्वेस्ट करके उसके प्राइसेस नीचे लाए हैं, आज उसकी वजह से सोलर ने इतना ग्रोथ देखी है। चाइना ने ईवी में रिसेंटली बहुत इन्वेस्ट किया है और सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकी है पूरे दुनिया में तो वो चाइना में। बट चूँकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और इंडस्ट्रियल फोकस है, तो कोल के एमिशंस भी पिछले काफ़ी सालों में बढ़े हैं। अब जाकर के थोड़ी सी लगाम लगी है। पिछले साल का डेटा कहता है कि ऑयल कंजम्पशन भी 1 से 2% कम हुआ है। इसका मतलब चाइना अभी पीकिंग स्टेज पे आ गया है, अब यहाँ से नीचे लाना है। लेकिन जो चाइना ने टारगेट अपना सेट किया है कार्बन न्यूट्रल होने का, वो 2060 है, जो कि बहुत दूर है। तो चूँकि चाइना टॉप फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसर है, इस वक्त सबसे ज़्यादा एमिशंस हैं, इसलिए चाइना को बहुत स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। तो चाइना कर रहा है उस दिशा में काम, लेकिन डेफिनेटली चाइना पे सबकी निगाह है, क्योंकि अब अगर यूएस भी नहीं है तो चाइना हैज़ टू डू अ लॉट मोर। रीजनल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की दुनिया को या नेचर को बॉर्डर्स का तो नहीं पता। बॉर्डर्स तो हमने बनाए इंसानों ने बाद में।
तो रीजनल कोऑपरेशन ख़ासतौर पर अगर साउथ एशिया की बात करें, पाकिस्तान है, इंडिया है, कितने ये लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं चीज़ों को लेके, कितना करना चाहिए, एंड व्हाट इज़ दिस बॉर्डर डूइंग टू रूइन द कॉज? देखिए, कोऑपरेशन नहीं है जिस तरह से होना चाहिए, और जो ख़ास तौर से बड़े मुल्कों के बीच में कॉम्प्लेक्सिटी है, जियोपॉलिटिक्स बीच में आती है, तो जो कोऑपरेशन है वो नहीं हो रहा है। इसलिए हमने बहुत तारीफ़ करी जो ब्रीफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें साउथ एशिया के काफ़ी सारे लोग आए और इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि जैसा आपने कहा कि जो हमारी नेचुरल बाउंड्रीज़ हैं वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज से करस्पॉन्ड नहीं करती हैं। वी शेयर रिवर्स एंड ओशंस एंड माउंटेन्स एंड एयर। तो कैसे हम अपना कोई भी प्लान बना सकते हैं कि हम अडेप्ट कर पाएँ क्लाइमेट चेंज से, जब तक कि आपस में कोऑपरेशन नहीं होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं तो जब डाउन स्ट्रीम में उसका इम्पैक्ट आएगा तो वो सभी देशों में आएगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो। उसकी स्ट्रैटेजी हमें मिल के बनानी है। अगर हमें पोल्यूशन कम करना है, जिसकी वजह से जो हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट है ग्लेशियर्स पे या जो ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा, उससे जूझने के लिए, उस पर प्लान बनाने के लिए हमें साथ में करना होगा। वाटर स्कैरसिटी जो उसकी वजह से होने वाली है, फ्रेश वाटर की, उसमें हमारा प्लान, उससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं अगर हमने कोऑपरेट नहीं किया, क्योंकि सभी देश चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपनी तरफ ले जाएं। तो कोऑपरेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और दूसरा हमारे सर्वाइवल के लिए। प्लस अगर मैं और पॉजिटिव एंगल से देखूं उसको, तो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हमारे पास बहुत हैं। हम हाइड्रो पावर, अगर हम इसको शेयर करना शुरू करें, खासतौर से मिनी हाइड्रो बना करके, तो हम सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। विंड पावर का मैसिव पोटेंशियल है। मैं पढ़ रहा था पाकिस्तान में इट्स इन थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट दैट वी कैन जनरेट। सिमिलरली सोलर का, वी कैन हैव साउथ एशिया लेवल एनर्जी ग्रिड वेयर वी कैन एक्सचेंज एंड शेयर, क्योंकि एक जगह अगर सनलाइट होगी, दूसरी जगह नहीं है, तो वी कैन स्टोर एंड शेयर दैट एनर्जी। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन दैट कैन हैपन अराउंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो और प्लस अगर हमें खुद को सुरक्षित रखना है, प्रोटेक्ट करना है, तो हमें कोऑपरेट करने की जरूरत है। सो देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू कोऑपरेट। लोकल एक्शन की बात करते हैं कि हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, ख़ासतौर पे अगेन पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशियन, दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, इनमें किस लेवल की लोकल अवेयरनेस है और लोकल एक्शन है, और हाउ टू फैसिलिटेट दैट कि अच्छा ठीक है, वेस्ट में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही, फाइनेंस नहीं आ रहा, बट बहुत सारा हमारा अपना भी तो रोल है। तो फर्स्टली क्या रोल है, और दूसरा किस हद तक हम उसको निभा रहे हैं? देखिए, वेस्ट की जिम्मेदारी है, क्योंकि आज जो क्राइसिस है वो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वेस्ट में हुआ और जो उसकी वजह से एमिशंस हुए, आज हम इस रीज़न से ये सारी तबाहियाँ और इम्पैक्ट देख रहे हैं। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमें अपने कदम तो उठाने होंगे, और उसमें सबसे पहले है अवेयरनेस, जो मैं कहूँगा अभी भी लोकल लेवल पे बहुत कम है, जिसमें कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्यों क्लाइमेट चेंज हुआ है और उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे और हमें क्या तैयारी करने की ज़रूरत है। और लोकल प्लानिंग पे बहुत स्ट्रेस देने की ज़रूरत है कि जब लोकल लोग और अथॉरिटीज़ अवेयर होंगी, तो कैसे उन लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हम अडेप्ट कर सकें। उसके साथ में अर्ली वार्निंग इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट का प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की या नेपाल, हम अभी भी एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फूड सिक्योरिटी को अगर हमें बढ़ाना है, तो वो अर्ली वार्निंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हम किस तरह की क्रॉप लगाएं, हमें क्या सीड्स में कुछ देखना है कि क्या हमारे ट्रेडिशनल सीड्स कौन से यूज़ होंगे। अगर मौसम ऊपर नीचे हो रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमें क्या सीड्स यूज़ करने हैं। उसके साथ साथ में अगर हमें जो सी लेवल राइज हो रहा है, अगर हमें डाइक्स बनाने हैं या हमें कुछ लोगों को मूव करना पड़ेगा जिस तरह से सी लेवल राइज हो रहा है, तो वो जो लोकल लेवल एक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये कॉन्फ्रेंसेस ज़रूरी हैं पॉलिसी मेकर्स को इन्वॉल्व करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली मेजॉरिटी ऑफ रिसोर्स शुड गो टू द लोकल लेवल। तो ये जो आज हम यहाँ बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है, एब्सोल्युटली नेसेसरी, बट वी शुड नॉट स्टॉप हियर। ये एक बड़ा कदम है, इसके बाद चीज़ें नीचे जानी चाहिए। अच्छा, इसी से लिंक एक सवाल है कि रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल अगर इन कंट्रीज़ में आ रही हैं फॉर जस्ट ट्रांजिशन, ग्रीन ट्रांजिशन, तो वो नीचे जा रही हैं। आर दे गोइंग डाउनवर्ड्स टू द लोकल कम्युनिटीज़? यस, बट नॉट मच, क्योंकि एक तो रिसोर्स ही कम है, तो बहुत सारा पैसा जो है वो अभी भी
नेशनल और रीजनल और सब नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जा रहा है, अवेयरनेस में जा रहा है, पॉलिसी मेकिंग में जा रहा है, बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में पैसा नहीं जा रहा है। नेपाल ने ये तय किया था, उन्होंने एक प्लान बनाया था लापा, लोकल अडेप्टेशन प्लान फॉर एक्शन, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि 80% रिसोर्स जाना चाहिए। इवन दे आर स्ट्रगलिंग बट एटलीस्ट दे शोड दैट इंटेंट। और हमें लगता है कुछ उस तरह के कानून नियम होने चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ मनी शुड गो टू द लोकल लेवल, क्योंकि दैट्स वेयर यू हैव टू। अगर आपको, जैसे मैंने कहा, डाइक्स बनाने हैं, अर्ली वार्निंग और कम्युनिकेशन को मजबूत करना है, या एग्रीकल्चर पे ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, वो सारा पैसा लोकल में जाना चाहिए। हमारे बात करने से अवेयरनेस तो बढ़ेगी, लेकिन एक्शन तो नीचे ही होना है। आखिरी सवाल है, और वो कॉप को लेके। पूरी दुनिया इकट्ठी हो रही है पिछले कपल ऑफ डेकेड्स नाउ, तो क्या है, कितनी कामयाबी हुई है इसमें, या again we'll go either retrospective or from the start to see the bigger picture of what's happening? तो आप इसको जैसे भी फ्रेम करें। आई वुड से बहुत सारी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब आज मैं सिर्फ 29 कॉप्स की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा 50 साल पहले हमको पता था कि फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से क्लाइमेट चेंज होगा और उससे तबाहियाँ आएंगी। तो साइंटिस्ट को ये पहले से पता था, पॉलिटिकल लीडर्स को पता था, यहाँ तक कि जो अमेरिका की फॉसिल फ्यूल कंपनीज़ हैं उनको पता था। उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को दबाया। ये जानना ज़रूरी है कि आज जो हमारी अवेयरनेस कम है, वो एक स्ट्रक्चरल उसके पीछे रीज़न रहा है, और उन्होंने ही पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस किया कि धीरे धीरे जाओ और एक्चुअली प्रोग्रेस ना करो, और ख़ास तौर से अमेरिका को। इसलिए अमेरिका ने 90s में भी कहा कि वी डोंट वांट एनी लाइफस्टाइल चेंजेस इन फॉर अमेरिकन्स, और ट्रम्प आज, मतलब 1992 में एग्रीमेंट हुआ और आज 23 साल बाद भी वो यही कह रहे हैं कि हाँ, no change in American lifestyle. So we are in a big crisis because of that. तो fossil fuel companies का जो influence है, governments की backtracking है, और इकोनॉमी पे ज़्यादा सोचना और environment पे कम, उस वजह से progress नहीं हुई है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है अगर आपको global level पे climate change पे काम करना है। देखिए, ट्रम्प का निकलना भी एक इंडिकेटर है कि ये प्रोसेस कुछ तो वैल्यू ऐड कर रहा था। अगर ये प्रोसेस अमेरिका को हेल्प कर रहा होता पूरी तरह से, तो ट्रम्प के वो पेरिस एग्रीमेंट से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इसको दूसरी तरह से भी देखता हूँ, अगर हम यहाँ ना होते इन स्पेसेस में पिछले 30 सालों से, तो कितना और डैमेज हो गया होता। पेरिस एग्रीमेंट में अडेप्टेशन और लॉस एंड डैमेज नहीं होता, जो क्लाइमेट फाइनेंस हमने अब तक अचीव किया है वो नहीं होता, जितनी अवेयरनेस हम इन कॉप से जनरेट कर पाए वो नहीं होती। आज अगर हज़ारों में मीडिया आता है वहाँ पे, तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपनी बात को कहने की, इसलिए आज हम यहाँ पे बात कर पा रहे हैं। नहीं तो वो कॉन्फ्रेंस कहीं हो रही होती, हम जाना रहे होते, अमीर देश ऐसी पॉलिसी बनाते, जो कि हुआ, चाहे वो WTO हो, चाहे कोई भी ग्लोबल पॉलिसी हो। हमारा जब पार्टिसिपेशन नहीं था, तो उन्होंने वो पॉलिसी बनाई जो हमारे फेवर में नहीं है। सो वो अंग्रेज़ी की एक कहावत है, बोलते हैं कि व्हेन यू आर नॉट एट द टेबल देन यू आर ऑन द मेन्यू। तो हमारा उस टेबल पे बैठना बहुत ज़रूरी है, उस सीट ऑक्यूपाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम पॉलिसीज़ को अपने हिसाब से बनवा पाएँ। तो COP29 वाज ऑल अबाउट फाइनेंस। इनफैक्ट उससे पहला भी जो COP था 28 वाज आल्सो अराउंड फाइनेंस। तो इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस थे वैसे ग्लोबल साउथ की, और कितना एक उसमें अचीव हुआ? आई सो खासतौर पर आपने बहुत अच्छा वहाँ पे केस लड़ा ग्लोबल साउथ का पूरा। तो व्हाट हैपेंड दिस टाइम अराउंड COP29 में? It was a massive failure, और it was devastating, क्योंकि मेरा ये मानना है, और मैंने इस बात को कहा भी है वहाँ पे, कि COP21 जो हुई पेरिस में, जब अग्रीमेंट बना, उसके बाद मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉप थी। क्योंकि अगर हमें पेरिस अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हमें फाइनेंस चाहिए। हम और आप अपने आप नहीं कर पाएंगे, अगर करेंगे भी तो हमारी स्पीड बहुत कम होगी। तो फाइनेंस इज़ एब्सोल्युटली फंडामेंटल टू इम्प्लीमेंट क्लाइमेट एक्शन, और अगर वो नहीं अमीर देश हमें दे रहे हैं, तो हम नहीं लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे क्लाइमेट इम्पैक्ट से, या फॉसिल फ्यूल से दूर जा कर के रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इन्वेस्ट कर पाएंगे। सो इट वाज अ मैसिव फेलियर। कहने को वो $300 बिलियन का कमिटमेंट है वो, बट इट्स वेरी क्लियर, इट्स नॉट अ न्यू मनी, इट्स नॉट एडिशनल, और इट्स नॉट गोना बी इनफ। हम बात कर रहे हैं कि हमको सिविल सोसाइटी की जो डिमांड है और हमारे जो कैलकुलेशंस हैं कि हमको कम से कम $5 ट्रिलियन एनुअली चाहिए। अगर हम टोटल कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन देखें क्लाइमेट एक्शन का,
तो हम कहीं भी नहीं हैं उसके पास में। और मैं ये भी कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, द फैक्ट इज इट्स गोइंग टू रॉन्ग प्लेसेस। आप देखिए जिस तरह से वॉर्स हो रही हैं, जिस तरह से बैंक्स को, कॉरपोरेशंस को बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वही कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि दे हैव अ लॉट ऑफ मनी बट इट्स गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज में जा रहा है बहुत सारे डॉलर्स, इट्स रनिंग इनटू billions of dollars, rather trillions. One calculation by IMF is that $13 million per minute की सब्सिडी जा रही है, $13 million per minute to fossil fuels. to fossil fuel industry, direct and indirect subsidies. आप सोचिए कि उसको आप अगर जो खास तौर से जो वेस्ट में जा रही हैं, अगर हम उसको डाइवर्ट करना शुरू करें तो हमारे पास there is no dearth of money. Okay, when it comes to climate change, what are we not talking about? That you say कि अच्छा इस पे जो है ना, this is the thing we should be talking about. Something I missed maybe, or something that you would like to talk about. I think we need to talk about climate impacts much more. मुझे लगता है हम अभी भी वो स्केल और डेप्थ नहीं समझ पा रहे हैं. Every aspect of our life is getting impacted. खास तौर से हमारा ध्यान अभी भी इकोनॉमिक लॉस के ऊपर है, जो सोशल, कल्चरल और एनवायरमेंटल लॉस उसकी वजह से होगा. देखिए बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, उससे क्लाइमेट चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है. जो लॉस ऑफ टेरिटरी हो रहा है, जिसमें हमेशा के लिए वो ज़मीन चली जाएगी. एंड आई हैव मेट मेनी पीपल इन सुंदरबंस फॉर एग्जांपल, और हमने बांग्लादेश साइड भी और इंडियन साइड भी, और यहाँ पे भी जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रह रहे हैं, आप उनसे बात करिए, वो कहेंगे ये है मेरी ज़मीन का कागज़, बट ज़मीन मेरी समुद्र के अंदर है, नहीं है, ख़त्म. वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका इम्पैक्ट ज़्यादा तो अपने देश पे आएगा, बट उसका रीजनल लेवल पे भी इम्प्लीकेशन, उस पर बात बहुत कम हो रही है. जो कल्चरल इम्पैक्ट आएगा, जो हमारी आइडेंटिटी पे इम्पैक्ट आएगा, इफ़ आई लूज़ माई लैंड फॉर एवर, इफ़ आई लूज़ माई आइलैंड फॉर एवर, मेरी तो आइडेंटिटी ख़त्म हो रही है. तो जो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा, जो मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा, वो बहुत ज़्यादा है. आप सोचिए कि अब रोज़ हम तबाहियाँ देख रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि अभी भी हम समझ पाए हैं कि उसका स्केल कितना बड़ा है. अरजीत, बहुत शुक्रिया for the conversation and being here, and for fighting on behalf of Global South in particular, in general for the earth, but in particular for the Global South, क्योंकि आपकी जैसी voices are extremely necessary कि हमारा केस उस टेबल पे जाए और हम इसको कलेक्टिव कॉज की तरह देखें. बहुत शुक्रिया. थैंक यू, शुक्रिया.